भारत की स्थापत्य कला विश्व भर में शुमार है और जब जब यहाँ पर खुदाई की जाती है तब तब यहाँ पर ऐतिहासिक प्रमाण आपको मिलते हैं। हाल ही में संभल में मिली बावड़ी की अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पड़ताल करेगा। इसके बारे में कहा जा रहा है कि वह पृथ्वीराज चौहान ने बनवाई थी, जो उस समय उनकी राजधानी हुआ करती थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई संभल उनकी राजधानी थी और उन्होंने ही इसे बनवाया था। इतिहास का इस बारे में क्या कहना है, आइए विस्तार से जानते हैं। संभल प्रशासन अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI विभाग के साथ एक पुरानी बावड़ी का सर्वे करने जा रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसे पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। संभल के चंदौसी में मिली इस कई मंजिला बावड़ी पहले 5 मंजिल की दिखती थी, जो अब केवल 2 मंजिल की दिखती है। आज विभाग और संभल प्रशासन इस बावड़ी की सूद लेने पहुंचा है, पर सवाल यह है, क्या वाकई इस बावड़ी को पृथ्वीराज चौहान ने ही बनवाया था? क्या उनके राज्य का प्रभाव यहाँ तक था? अगर नहीं तो उन्होंने यहाँ बावड़ी कैसे बनवाई? और अगर उन्होंने यह बावड़ी नहीं बनवाई तो उनका नाम कैसे इससे जोड़ा जा रहा है? आइए इन्हीं सवालों के बारे में जानते हैं। यह बावड़ी संभल जिले के चंदौसी के लक्ष्मणपुर गांव में मिली है। आसपास के लोगों से जब पूछा गया तो बताया गया कि यह बावड़ी तब की बनी बताई जा रही है जब संभल पृथ्वीराज चौहान राजधानी हुआ करती थी। रानी सुरेंद्र बाला की यह बावड़ी फिलहाल 2 मंजिला नजर आती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहले 5 मंजिला हुआ करती थी, जबकि यह भी कहा जाता है कि यह 16 मंजिला थी, लेकिन इसे मिट्टी से भर दिया गया। इस बावड़ी को सैन्य टुकड़ियों के लिए बनाया गया था। पहले इसमें सैनिक रहा करते थे। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण योद्धा राजा के रूप में जाने जाते हैं। राजपूत होने की वजह से लोग यही सोचते हैं कि उनके राज्य का दायरा केवल राजस्थान या फिर उसके आसपास के इलाके तक ही सीमित होगा। यह सच है कि उनका साम्राज्य मुख्य रूप से दिल्ली और अजमेर पर केंद्रित था। उनके साम्राज्य की सीमाएं उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों तक फैली हुई थी। यह भी कहा जाता है कि कुछ समय तक यह संभल ही पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। पर क्या उनका साम्राज्य आज के उत्तर प्रदेश के संभल तक फैला था? यह सवाल है। दिलचस्प बात यह है कि संभल में कई हिंदू मंदिर मिल रहे हैं। यही नहीं, कई और बावड़ियां और अन्य पुरातत्व चीजें मिल रही हैं। स्थानीय किंवदंतियां भी मिल रही हैं और यह कहा जा रहा है कि संभल पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। ऐतिहासिक तौर पर प्रमाण की बात करें तो एक वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, उसको चेक करें। उसमें लिखा है कि दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में मोहम्मद गजनी के भतीजे गाजी सैयद सालार मसूद से 2 तीखी जंग लड़ी थी। पहले युद्ध में चौहान ने विजय प्राप्त की और दूसरे युद्ध में भी ऐसा ही हुआ। हालांकि इसे साबित करने के लिए कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है और इसे व्यापक रूप से किंवदंती के रूप में माना जाता है। यह भी जिक्र है कि इसके बाद भी संभल पर हिंदू शासक ने राज्य किया, जिसे दिल्ली के सुल्तान ने हटाया था। साफ है कि यह कहना कि उनका साम्राज्य संभल, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है, तक फैला हुआ था, पूरी तरह से ऐतिहासिक स्रोतों से प्रमाणित नहीं है। पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य मुख्य रूप से वर्तमान राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक विस्तारित था। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार उनका शासन कन्नौज से लेकर मेवाड़ की सीमाओं तक फैला हुआ था। संभल का प्राचीन इतिहास कई अन्य राजवंशों से जुड़ा हुआ है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के काल में यह क्षेत्र सीधे तौर पर उनके साम्राज्य का हिस्सा था, ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कुछ संकेत ऐसे भी हैं। पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथों में उनके पराक्रम और साम्राज्य विस्तार का अतिरंजित वर्णन मिलता है, परंतु यह पूरी तरह ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय नहीं है। इस बावड़ी की वास्तुकला और संरचना उस काल की निर्माण शैली से मेल खाती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान का इस क्षेत्र में प्रभाव रहा होगा। संभल में मिली बावड़ी और अन्य पुरातात्विक अवशेष उनके साम्राज्य के विस्तार और प्रभाव क्षेत्र की ओर संकेत करते हैं, लेकिन यह नतीजा निकालना कि संभल उनके सीधे नियंत्रण में था, वर्तमान साक्ष्यों के आधार पर संभव नहीं है। यह प्रमाणित करने की जरूरत है कि यह बावड़ी और दूसरी संरचनाएं भी आखिर किस शासक ने बनाई थी। उपलब्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान का प्रभाव संभल क्षेत्र तक पहुंचा था, लेकिन यह क्षेत्र उनके प्रत्यक्ष शासन के अधीन था या नहीं, इस पर निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। साफ है, अब पुरातत्व विभाग को गंभीरता से विषय पर दोनों नजरिए से संबंधित प्रमाण हासिल करने होंगे, जिससे इस विवाद का अंतिम फैसला हो सके। नहीं तो यह मुद्दा बहस का विषय बना रहेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।